जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2020 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 7 यानी जिसका कोड दिया है NP। तो इसमें से सबसे पहले प्रश्न 1 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा हमारा, एक लेंस 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। तो भैया इसको हल करने पर देखिए आंसर जो आया आपका 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर। हम इसको हल कर लिए हैं पहले से। फिर अगला देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल होते हैं, यानी 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होंगे। इसको हल करने पर जो आंसर आप लोगों का मिलेगा वो लगभग 3.6 × 10 की घात, लेकिन कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होंगे, इसको हल करके हम बता दें आप लोगों को। इसको हम साथ में ही हल कर लें। देखिए ध्यान से, 1 किलोवाट, क्योंकि इसमें आंसर हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, तभी हम आपको हल करके बता दें। 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। कितने वाट होते हैं, 1000। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 और 60, 6 × 36 गुणे 10 की घात के नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 6 × 36 यानी 10 की घात 5। तो इसको हल करेंगे, 3.6 गुणे 10 की घात कितनी आएगी, 5 और 1 6, 1 0 बढ़ाएं हम 1 दशमलव, तो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। कौन सा आंसर सही है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, वैद्युत एवं गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करता है, तो वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ऑप्शन इसका जो दिया देखिए यहाँ पे सी होना चाहिए, बी की जगह सी, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक किसमें होता है, बैंगनी रंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो वह क्या होता है, तो सीधा और काल्पनिक बनता है, तो उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता। तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो ऑप्शन डी अनंत पर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध कितना होता है। ताप बढ़ाने पर जो चालक का प्रतिरोध है वो बढ़ता ही रहता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य कौन सा नहीं है, आप लोगों का जो सही आंसर आएगा वो अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम एसीटेट, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 9 कह रहा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। तो उदासीन घोल के लिए जो असत्य है वो pH का मान 0 होगा ना, यानी pH का मान जो 0 होगा वो उदासीन के लिए असत्य होता। pH का मान 7 सत्य है, -7 सत्य है। और यहाँ पे देखिए OH माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, आगे प्लस, इसमें भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 है यार हमारा, निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोन, भैया कीटोन के लिए हमने आपको बताया CO होना चाहिए। क्या होना चाहिए, CO। तो यहाँ पे देखिए COOH O एक है, यहाँ पर COOH O एक है, COOH O एक है, यहाँ पे CO है। तो कीटोनिक के लिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा हमारा, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो खाने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र है सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड और फिर सोडियम सल्फेट से क्या बना, बेरियम सल्फेट और NaCl बना। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, द्विविस्थापन, ठीक है।
दोनों एक दूसरे से अदला बदली जब कर लेते हैं तो वहाँ पे होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 13 कह रहा पीतल है, तो पीतल क्या है आपकी मिश्र धातु, क्योंकि उसमें जिंक और तांबा वगैरह मिला होता है, कापर भी मिला होता है। फिर यहाँ पे मेटल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप है, तो मेटल के अनुसार मेंडल के अनुसार तो जीन के लिए बौने पौधे के लिए भैया स्मॉल टी और बड़े पौधों के लिए कैपिटल टी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। फिर कहा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है तो कहलाता है, तो विज्ञान की कौन सी शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन होता है? बायोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन होता है। घेंघा रोग का नियमन करता है, तो घेंघा रोग का नियमन कौन करता है? घेंघा रोग का जो नियमन करता है वो आप लोगों का करता है थायरॉक्सिन। ठीक है, या जिससे क्या बनता है थायराइड। फिर प्रश्न नंबर 17 कह रहा हमारा, इसका 16 नंबर में देखिए ए ऑप्शन सही है, 17 नंबर में क्या सही है देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? तो जंतुओं में पाई जाती है ओनली वृद्धि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है, तो आहार नाल की जो सी के आकार की संरचना होती है वो ग्रहणी होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो भैया यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, और यूरिया का जो निष्कर्षण होता है वो किडनी से होता है, यानी वृक्क से होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो निषेचन के बाद पुष्प में बदलने वाला भाग अंडाशय है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर, इसमें वर्णनात्मक प्रश्नों में उपखंड का उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? उत्तल दर्पण के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए, तो इसका सही आंसर भी आप लोगों को ही लिखना है कॉपी में। प्रश्न नंबर खा कह रहा हमारा 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या ज्ञात करना? आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। जब लेंस वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर पर बनता हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर निकालेंगे, आप लोगों को कॉपी पर हल करके बताएंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा ध्यान से देखिएगा। 20 डायोप्टर है, तो यानी जो खाखंड की यानी डायोप्टर की क्षमता दी है, डायोप्टर कितना दिया है? P बराबर जो मान दिया 20 डायोप्टर। अब भैया इसका यहाँ पे हम फोकस दूरी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 100/P, तो 100/20, 20 पंचे 100, तो फोकस दूरी कितनी आएगी? 5 सेंटीमीटर। फिर कहा है लेंस की वस्तु के प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी V का मान कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी पर बनने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए वस्तु की जो प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब नहीं होगा, वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर। तब हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालेंगे हम? फिर हमें हल करना है लेंस के सूत्र से V का मान हम पहले निकालेंगे, और हमसे कहा आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई बात नहीं, तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या कहता है हमारा? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/F बराबर कितना हो जाएगा? 5। 1/V बराबर हमें ज्ञात करना है U का मान कितना? 25। माइनस का 25 है, देखिए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1/V बराबर 1/V प्लस माइनस माइनस प्लस 1/25, प्लस का 1/25 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1/25 बराबर 1/V। यहाँ से हल करेंगे हम मेरे भाई, तो क्या लिखेंगे? 1/V बराबर, यहाँ पर हम हर बराबर कर लें, 25। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा आएगा
v का मान 5 माइनस 1/25, तो v का मान आएगा 25/4। ठीक है, सेंटीमीटर पूछा है आवर्धन ज्ञात करने के लिए, तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, v/u। तो v का मान 25/4 और u का मान कितना है 25। ठीक है, u का मान कितना आएगा 25। 1 मिनट यहाँ पे देखिए, हम मान पलट देंगे तो क्या आएगा, v का मान प्लस, यहाँ पे आएगा आपका प्लस। ठीक है, माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होगा। तो v का मान कितना है 5 और 1 6, 6/25 पलट देंगे तो 6/25। m का मान क्या आएगा, v का मान 6, v का मान 6, 25/6 गुणे 25, 25 से 25 कैंसिल, तो m का मान क्या आएगा 1/6। लेकिन आना चाहिए 6 आना चाहिए पूरा पूरा, तो यहाँ पे हल होने में मिस्टेक है कहीं पे। v का मान 5 6 1/v, u का मान आना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक ये कह रही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा कि 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात करना। जब लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी प्रतिबिंब बने कि वस्तु बने, यहाँ पे प्रतिबिंब से हम सवाल लगाकर इसको देखते हैं। ठीक है, फिर आपको हल करके बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वापस से हल कर रहे हैं इसको पुनः, यानी आवर्धन ज्ञात करना है और क्षमता कितनी दी है 20 डायोप्टर। तो f का मान कितना आ जाएगा 100/20, 20×5 = 100। फोकस दूरी कितनी आएगी 5, और प्रतिबिंब बनेगा हमारा वो कितना बनेगा 25 सेंटीमीटर पर। कितने पर बनेगा 25 सेंटीमीटर पर। तब यहाँ पे लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान 5, 1/v का मान कितना 25 माइनस 1/u। प्लस का 25 है, पक्षांतर का काहे का हो जाएगा माइनस का। 1/5 और माइनस 1/25 माइनस 1/u, पचम 25। लेकिन लेंस का किस चीज़ का है ये भी नहीं पता है, लेंस के बारे में जानकारी नहीं है, तो यहाँ भी हल कर रहे हैं। चलो देखते हैं हम 5, और यहाँ पे प्रतिबिंब लगाएंगे माइनस का, क्योंकि डायोप्टर दिया है, डायोप्टर प्लस में है तो लेंस आपका दूरी लगाएंगे माइनस में। ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/25 बराबर माइनस 1/u। तो u बराबर क्या आ जाएगा 25/6, 25/6। आवर्धन के लिए लंग निकालना, तो आवर्धन m बराबर v/u माइनस का 25। तो v का मान कितना आ जाएगा माइनस, v का मान हमें पता है 25 और u का मान माइनस 25/6। 25 से 25 कैंसिल, देखिए m का मान 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 आएगा। इसका सही आंसर 6 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यहाँ पे बात कह दी पहले से लेंस की, यानी उत्तल लेंस है, तो पर्दे के बीच में कहाँ रखा जाए कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बन जाए। ठीक है, यानी v का मान ज्ञात करना है। इसको भी हल करेंगे अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को आप लोग अनुसार में पढ़ते रहना अपने अपने। उत्तल लेंस है यहाँ पे, तो लिख लेंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए किसी पर्दे पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, तो u का मान क्या आएगा माइनस का 90 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। बीच में कहाँ रखा जाए, यानी v का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कहाँ रखा जाए, तो u पर रखा जाए। तो इसको हल करते हैं हम लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f, f का मान 20, 1/v माइनस 1/u का मान -90, माइनस माइनस प्लस 1/20 बराबर 1/v प्लस 1/90। प्लस का 1/90 पक्षांतर करेंगे, माइनस का 1/90, 1/v। तो 1/v बराबर क्या आएगा भैया, यहाँ पे हर बराबर कर लेंगे। 20 की गुणा करेंगे हम, 9 की गुणा करेंगे 2 से, 9 दूनी 18, 20 की गुणा करेंगे 9 से। ठीक है, 180 हर में होगा, 2 एक कम 2, नहीं 9, 9 एक कम 9 माइनस 2। तो 1/v का मान क्या जाएगा 7/180। तो v का मान 180/7, 180/7। अब यहाँ पर हमको मान निकालना है मोमबत्ती का छोटा प्रतिबिंब बन सके पर्दे में कहाँ पर रखा जाए। तो इसको हम भाग करेंगे तो कितना जाएगा 20 नमा 180 और 90 दूना 180। तो यहाँ पर हल करने पर जो आंसर आप लोगों का आना चाहिए वो क्या आएगा 90। अगर हम यहाँ भी प्लस भी करें तब भी 90 दूना 180, 9 2 11, 9 से 2 कम हुआ, कहाँ पर रखें 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, सही बात है। प्रतिबिंब की दूरी बताना है, कहाँ पर रखें कि पर्दे पर स्पष्ट बन जाए। ये भैया इसको भाग करना आप लोग, ठीक है, इतनी ही दूरी पर रखा जाएगा। रुक जाइए आप लोग। आप लोग इसको भाग करना, ठीक है, इतने पर ही बनेगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा है एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, यानी सिरों पर विभवांतर कितना है 1.5 वोल्ट। उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकेंड में 15 जूल ऊष्मा प्राप्त होती है। तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, यानी धारा का मान ज्ञात करना। कोई बात नहीं, इसको हल कर रहे हैं हम, आप लोग देखिएगा, समझ के हल कर रहे हैं। कहा तार के सिरों पर विभवांतर जो है 1.5 वोल्ट, यानी 1.5 वोल्ट। फिर कहा है प्रवाहित धारा 20 सेकेंड में, टाइम 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में 15 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा जो होती है वो W के बराबर, यानी H के मान लेते हैं हम, ठीक है, H मान लेते हैं, ऊष्मा जो है 15 जूल है। फिर कहा तार में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, I का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई H बराबर आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा V²T/R। तो H का मान कितना दिया 15, V का मान 1.5 गुणे 1.5 गुणे T का मान 20/R। अब यहाँ से हम हल करें अगर, तो R बराबर क्या हो जाएगा 1.5 गुणे 1.5 गुणे 20/15। 10 है 0 बढ़ाएं, फिर 10 है, फिर 0 बढ़ाएं। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 10 आया। तो R बराबर कितना आ जाएगा 15 दूनी
30, 15 गुणे 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 3 15। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 3 ओम। 3 ओम। और हमसे पूछा है कि आई का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया आप लोगों ने पढ़ा है ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर आई आर। तो V का मान कितना है? V का मान हमें 1.5 मिला। आई का मान ज्ञात करना, आर का मान 3। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो आई का मान क्या हो जाएगा? 15/30। 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो आई का मान आएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, एक को 2 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा आपका 0.5 एम्पियर। बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 250 वोल्ट तथा 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं? कोई बात नहीं, पूछा 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, तो हम मान लेते हैं माना n बल्ब जलाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है पेपर में। हम्म, 25 वोल्ट, 250 वोल्ट, यानी विभवांतर कितना दिया? 250 वोल्ट। 5 एम्पियर धारा आई का मान 5 एम्पियर। फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के, यानी क्षमता कितनी होनी चाहिए? 25 वाट। 25 वाट। तो भैया माना n बल्ब जलाए जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो n गुणे P बराबर, P का सूत्र क्या होता है? VI। तो n गुणे 25, P का मान 25 दिया, V का मान कितना? 250 गुणे I का मान 5, 25 दशावन 250। तो n का मान कितना? 10 गुणे 5, n का मान 10 पचे 50, यानी कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं? 50 बल्ब जलाए जा सकते हैं। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा? 2 बल्बों जिनमें एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट और 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, को एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया। सप्लाई लाइन से निर्गत धारा का मान ज्ञात करना है, यानी धारा का मान क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे आराम से। कहा है 2 बल्बों 100 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, को एक 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ना है। ठीक है, धारा का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से हल कर लीजिएगा। तो पहले देखिए, एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है। एक पर लिखा है 100 वाट 100 कामा 100-220, यानी 100 वाट 220 वोल्ट। फिर 60 वाट और 220 वोल्ट। तो यहाँ पे मान लेंगे हम P1 का मान कितना? P1 का मान 100 और V1 का मान कितना दिया है? 220। तो धारा हमसे पूछा याद करने के लिए, तो इसको हम हल करेंगे। अगर विभवांतर दिया है तो हल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर नियम लगाएंगे। R1 के लिए समांतर क्रम में संयोजित है, चूँकि जो बल्ब है वो कैसे संयोजित है? समांतर क्रम में। तो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि R1 बराबर R बराबर V²/P। V²/P, ये आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं V1²/P1, क्योंकि V1 P1 की ज़रूरत है। तो R1 बराबर V1 का मान, 20 का मान कितना? 220 गुणे 220 बट्टा P1 का मान 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0। R1 का मान 22 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 484 ओम। इसी तरीके से फिर दूसरे बल्ब पे क्या लिखा है?
देखिए दूसरे बल्ब पे लिखा है 60 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट। तो P1 का मान, P2 का मान 60 और V2 का मान दिया 220। तो R2 का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, V2 स्क्वायर बट्टा P2। तो V2 का मान 220 गुणे 220 बट्टा 60, 0 से 0 कैंसिल। इसको अगर हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 और 22 की गुणा करेंगे, देखो 22 22 हम 484 बट्टा 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2420। R2 का मान कितना, 2420 बट्टा 3 ओम। पूछा हमसे धारा ज्ञात करने के लिए, समांतर क्रम में संयोजित तो लिखेंगे, चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में संयोजित हैं तब तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना दिया है, 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर R1 का मान 484, R2 का मान 2420 बटा 3, 3 ऊपर जाएगा। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/484, 1/484 प्लस 3/2420। अब यहाँ पर हम हर बराबर करेंगे तो क्या करें, 484 को 5 से गुणा करेंगे। तो 1/R बराबर 5 प्लस 3/2420, 1/R बराबर 8/2420। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा। तो इसका जो आंसर आएगा वो R बराबर 2420 बटा 8। तो R बराबर आएगा हमारा 302.5 ओम। ठीक है, फिर हमसे कहा धारा ज्ञात कीजिए। तो धारा के लिए क्या सूत्र लगाएंगे हम, ओम के नियम से V बराबर IR। तो V का मान कितना दिया है 220, I का मान हमें निकालना है, R का मान 2420 बटा 8, 0 से 0 कैंसिल, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 11। तो धारा I का मान क्या हो जाएगा 8/11। इसको हम भाग करेंगे तो आएगा आंसर आपका 8 को 11 से भाग करेंगे, आएगा उत्तर हमारा 0.45 एम्पियर। ठीक है, ये दशमलव लगाएंगे 80 हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 पचे 55। यहाँ पर हल करने पर हमारा 0.45, 11 पच्चे 11 चौक 44, 11 पच्चे 55 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एक देख लें, इसको हम भाग करके B1, क्योंकि पहले बल्ब से लेना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा है, सवाल समझिए, समांतर क्रम में सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना कीजिए। सप्लाई लाइन मतलब एक बार इसके साथ में R1 के लिए और एक बार R2 के लिए। तो यहाँ पे जो हम R1 का मान रखेंगे, R का मान रखेंगे वो 484 रखेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, ये मिस्टेक हुई हमसे। V का मान 220, I का मान निकालना, R का मान 484। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा 220 बट्टा 484, 22 आम, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 11। तो I का मान क्या आ जाएगा 5/11। I बराबर हो जाएगा हमारा 0.45 एम्पियर। फिर दूसरी बार में जब हम हल करेंगे इसको, तब लगाएंगे दूसरे बल्ब से। तो यहाँ पे R1 R2 का मान क्या लगाएंगे हम 2420, तब धारा का मान लगाएंगे
ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर आई आर। V का मान 220, I का मान ज्ञात करना है। R का मान हमारा 2420 दिया। 0 से 0 कैंसिल। फिर यहाँ पर हम हल करेंगे। V का मान आएगा हमारा 2403। R2 का मान कितना था? 2420/3। तो 203 इधर आ जाएगा। 2420/3 पक्षांतर करेंगे तो गुणे में हो जाएगा। 22 एकम 22, 22 एकम 22, 22 एकम 22। तो I का मान क्या आ जाएगा? 3/11। इसको भाग करेंगे हम तो 11 दूना 22, 0.2, 11 दूना 22, 11 88 एम्पियर। ठीक है, इसका जो सही आंसर आएगा वो I का मान आएगा 0.28 एम्पियर। यहाँ पर I1 I2 मान लीजिए और यहाँ पर I1 मान लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित के IUPAC नामकरण लिखिए। तो IUPAC नामकरण करने के लिए देखिए हम यहाँ पे बता देंगे आपको। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। तो 3 कार्बन पे क्या होता? प्रोप। 3 कार्बन पे क्या होता मेरे भाई? प्रोप। और फिर लगा COOH तो ओइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओइक, ओइक अम्ल। तो बनेगा आपका प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे देखते हैं कितने कार्बन हैं। दूसरे में 1 2 3, तो 3 में हो जाएगा प्रोप। फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो क्या लगाएंगे? आइन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। प्रोपाइन इसका सही आंसर। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों का जो सेट 7 है, यानी 2019 का नहीं 20 का, 2020 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 7 बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेट समझ भी आया होगा। और आप लोग अपने दोस्तों में इस सेट को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।